चोल राजवंश का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास लिखना जिस वंश के बिना मुमकिन नहीं, उस वंश से उत्तर भारत के लोग सही तरीके से वाकिफ नहीं हैं। इस राजवंश ने बंगाल से लेकर दक्षिण भारत और सुदूर दक्षिण के दूसरे देशों तक राज किया। 1900 साल तक राज करने वाले इस वंश के राजाओं के दौर में प्रशासन और स्थापत्य से लेकर तमिल भाषा तक को नई ऊंचाइयां मिली। तो चलिए जानते हैं चोल राजवंश के इतिहास के बारे में। चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। चोल शासकों ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और मालदीव द्वीपों पर भी इनका अधिकार था। इनका साम्राज्य 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था। इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी और ये दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव कायम करने में सफल हो सके। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के बाद करीब 2 शताब्दियों तक अर्थात 12वीं ईस्वी के मध्य तक चोल शासकों ने न केवल एक स्थिर प्रशासन दिया बल्कि कला और साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चोल काल दक्षिण भारत का स्वर्ण युग था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया था और पांड्याज राज्य पर चढ़ाई कर दी थी। चोल 897 ईस्वी तक इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने पल्लव शासकों को हराकर उसकी हत्या कर दी और सारे टोंडमंडल पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद पल्लव इतिहास के पन्नों से विलीन हो गए, परंतु चोल शासकों को राष्ट्रकूटों के विरुद्ध भयानक संघर्ष करना पड़ा। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में चोल सम्राट परांतक प्रथम को पराजित किया और चोल साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसके कारण चोल वंश को धक्का लगा, परंतु 965 ईस्वी में कृष्ण तृतीय की मृत्यु और राष्ट्रकूटों के पतन के बाद वे एक बार फिर खड़े हुए। चोल वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी के मध्य के बाद दक्षिण भारत में पल्लवों, चालुक्यों तथा पांड्याज वंशों का राज्य था। पल्लवों की राजधानी कांची, चालुक्यों की राजधानी बादामी तथा पांड्यास की राजधानी मदुरई थी। कर्नाटक क्षेत्र में कदंब तथा गंग वंशों का शासन था। इस युग के अधिकतर समय में गंग शासक राष्ट्रकूटों के अधीन थे या उनसे मिलते हुए थे। राष्ट्रकूट उस समय महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावशाली थे। पांड्या तथा पल्लव आपस में मिलकर राष्ट्रकूटों के विरुद्ध संघर्ष करते थे। इनमें से कुछ शासकों, विशेषकर पल्लवों के पास शक्तिशाली नौसेनाएं भी थीं। पल्लवों के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बड़े पैमाने पर व्यापारिक संबंध थे और उन्होंने व्यापार तथा सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई राजदूत चीन भी भेजे। पल्लवों ने आधुनिक चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में कई मंदिरों का निर्माण किया। चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा राजराज तथा उनका पुत्र राजेंद्र प्रथम थे। राजराज को उनके पिता ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था और सिंहासन पर बैठने से पहले ही उसने प्रशासन तथा युद्ध कौशल में दक्षता प्राप्त कर ली थी। राजराज ने सबसे पहले अपना ध्यान पांड्याज व चेर शासकों तथा उनके मित्र श्रीलंका के शासक की ओर दिया। उसने त्रिवेंद्रम के निकट चेर की नौसेना को नष्ट किया तथा क्विलाइन पर धावा बोल दिया। उसके बाद उसने मदुरई तक विजय प्राप्त की और पांड्या शासक को अपना बंदी बना लिया। उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और उस द्वीप के उत्तरी हिस्से को अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। ये कदम उसने इसलिए उठाया क्योंकि वह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से होने वाले व्यापार को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था। उन दिनों कोरोमंडल वट तथा मालाबार भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बीच होने वाले व्यापार के केंद्र थे। राजराज ने मालदीव द्वीपों पर भी चढ़ाई की। उत्तर में राजराज ने गंग प्रदेशों के उत्तर पश्चिमी हिस्सों को भी अपने अधिकार में ले लिया था। चोल वंश की शासन व्यवस्था। चोलों के अभिलेखों आदि से ज्ञात होता है कि उनका शासन सुसंगठित था। राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी राजा मंत्रियों एवं राज्याधिकारियों की सलाह से शासन करता था। शासन सुविधा की दृष्टि से सारा राज्य अनेक मंडलों में विभक्त था। जो मंडल होते थे वो कोट्टम या वलनाडुओं में बटे होते थे।
चोल राज्यकाल में इनका शासन जनसभाओं द्वारा होता था। चोल ग्राम सभाएं और तथा सभा कही जाती थी। इनके सदस्य सभी ग्रामवासी होते थे। सभा का कार्यकारिणी परिषद का चुनाव ये लोग अपने में से करते थे। इनके सदस्य अवैतनिक थे, अर्थात उन्हें अपने काम का कोई वेतन नहीं मिलता था और उनका काम केवल 1 वर्ष का होता था। चोल शासक प्रसिद्ध भवन निर्माता थे। सिंचाई की व्यवस्था, राजमार्गों के निर्माण आदि के अतिरिक्त उन्होंने नगर एवं विशाल मंदिर तंजौर में बनवाया। यह प्राचीन मंदिर भारतीय मंदिरों में सबसे अधिक ऊंचा एवं बड़ा है। तंजौर के मंदिर की दीवारों पर अंकित चित्र उल्लेखनीय एवं बड़े महत्वपूर्ण हैं। राजेंद्र प्रथम ने अपने द्वारा निर्मित नगर गंगईकोंडपुरम में इस प्रकार के एक अन्य विशाल मंदिर का निर्माण कराया। चोलों के राज्यकाल में मूर्तिकला का भी प्रभुत्व विकास हुआ। इस काल की धातु मूर्तियां अत्यंत सजीव एवं कलात्मक हैं। चोल शासन के अंतर्गत साहित्य की भी बड़ी उन्नति हुई। इनके शक्तिशाली विजेताओं की विजयों आदि को लक्ष्य मानकर अनेक प्रस्तुति पूर्ण ग्रंथ लिखे गए। इस प्रकार के ग्रंथों में जयगोंडार का कलिगंतुपर्णी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त तिरुक्तदेव लिखित जीविक चिंतामणि तमिल महाकाव्यों में अन्यतम माना जाता है। इस काल के सबसे बड़े कवि कंबन थे। इन्होंने तमिल रामायण की रचना कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में की। इसके अतिरिक्त व्याकरण, कोश, काव्यशास्त्र तथा छंद आदि विषयों पर बहुत से महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी इस समय में हुई थी। चोल राजवंश का अंत। चोल साम्राज्य के अंतिम शासक कुलोत्तुंग द्वितीय के उत्तराधिकारी निर्बल थे। वे अपने राज्य को प्रसिद्ध बनाए रखने में असफल रहे। सुदूर दक्षिण में पांड्यास, केरल और श्रीलंका राज्यों में विद्रोह की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई थी और वे चोलों के अधीनता से मुक्त हो गए। समुद्र पार के जिन द्वीपों व प्रदेशों पर राजेंद्र प्रथम द्वारा अधिपत्य स्थापित किया गया था, उन्होंने भी अब स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। द्वार समुद्र के होयसाल और इसी प्रकार के अन्य राजवंशों के उत्कर्ष के कारण चोल राज्य अब सर्वथा क्षीण हो गया था। चोलों के अनेक सामंत इस समय निरंतर विद्रोह के लिए तत्पर रहते थे और चोल राजवंश के अंतापुर व राजदरबार भी षड्यंत्रों के अड्डे बन गए थे। इस स्थिति में चोल राजाओं की स्थिति सर्वदा नगण्य हो गई थी।